पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला करते हुए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पिछले दरवाजे में ओबीसी में मुसलमानों को शामिल कर ओबीसी का आरक्षण काट दिया गया। अब कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो का भी जिक्र किया और ये दोहराया कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। उधर मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस आतंकवाद से कांग्रेस का गहरा नाता है और पीएफआई जैसे संगठनों की हमदर्द है, जबकि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के माध्यम से देश में शरिया कानून लाना चाहती है। जहां कांग्रेस होती है वहां बम फूटते हैं कि नहीं फूटते हैं? आपने देखा सिद्धारमैया ने पीएफआई के केसेस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? इनको खुला छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? हुबली जैसी घटनाएं घटी है कि नहीं घटी है? और यहां की सरकार चुप बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये पीएफआई के हमदर्द हैं। हम आते हैं तो पीएफआई एसडीपीआई बैन करते हैं, ये आते हैं तो उनको बुला बुला कर निमंत्रण देते हैं। बोलो, ऐसे लोगों का रहना है क्या? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे, ये बात की। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। उधर अजदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर मुसलमानों से नफरत का आरोप लगाया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस गोकशी करने वालों को छूट देना चाहती है। मोदी की एक ही गारंटी है, वो है मुसलमानों से नफरत। एक ही गारंटी है। मोदी की दूसरी गारंटी है कि मैं भारत के संविधान को बदलूंगा, क्योंकि जो संविधान बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मोदी उसको बदलना चाहते हैं। मोदी की दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी यह है कि ओबीसी समाज से, दलित समाज से आरक्षण को खत्म करके रख दिया जाए। अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने तो यह तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से चुनाव को रुकवाने की विपक्ष की साजिश फेल हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुनाया फैसला विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं था। बीजेपी ने दावा किया कि विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से ईवीएम पर सवाल खड़े करती आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सारी तस्वीर साफ कर दी। ईवीएम को
आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ईवीएम की विश्वसनीयता पर जारी बहस शांत नहीं हुई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन साथ ही ईवीएम पर शक की गुंजाइश भी जता दी। मेरा पक्की राय है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल होता रहा। कुछ ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए। समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। उनके अलावा टीएमसी और बाकी विपक्षी दलों ने भी ईवीएम से चुनाव न कराने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन अगर किसी को नतीजों में धांधली की आशंका लगे तो वो चुनाव आयोग से जांच की गुजारिश कर सकता है।